सम्मान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज यह विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हिमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा का मानवीय चेहरा और देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा इसकी थीम है। आज की विशिष्ट अतिथि हमारे बल परिवार की कुछ वीर नारियां हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं। देश भर के आईटीबीपी के केंद्र अभी इस सम्मान समारोह से जुड़े हुए हैं और वेबएक्स ऑनलाइन माध्यम के अलावा हमें हवा फेसबुक पेज, आईटीबीपी के यूट्यूब चैनल और वंदे गुजरात 4 के माध्यम से सीधे देख पा रहे हैं। इसमें आईटीबीपी की सीमा चौकियों के हमारे जवान भी शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मुख्यालय नई दिल्ली से आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती ऋतु अरोरा, चेयरपर्सन हवा कर रही हैं। हमारे बीच सेंट्रल हवा की वरिष्ठ सदस्याएं भी मौजूद हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, चेयरपर्सन हवा से संबोधन का आग्रह करता हूं। श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट हवा, श्रीमती ममता रावत, वाइस चेयरपर्सन वेस्टर्न कमांड, बल परिवार की वीर नारियां, समारोह में उपस्थित हवा के पदाधिकारीगण, देश भर से हमारे संगठन से जुड़े हवा की सदस्याएं और परिवारजन। आजादी के महोत्सव के एक सप्ताह के खास कार्यक्रम के सिलसिले में हिमवीर वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन परिवार द्वारा 6 से 13 मार्च 2022 तक कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करा जा रहा है। इस दौरान हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों के मानवीय पहलू को जन जन तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन फेस ऑफ सिक्योरिटी की थीम के साथ कई कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज हवा ने इस अवसर पर 3 कार्यक्रमों का आयोजन करा है। वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्व या सारा कुछ न्यौछावर कर देश को आज़ाद कराया। हमें उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के बाद हमारे सुरक्षा बलों के जवान देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा के मोटो के साथ लगातार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते हैं। इस कार्यक्रम में हम आईटीबीपी के ऐसे ही वीर सपूतों की वीर नारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित कर रहे हैं और उनके त्याग और बलिदान को नमन कर रहे हैं। हमारा दूसरा कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी आधारित एक अवेयरनेस सेशन है। आज के दौर में हम सभी को, खासकर महिलाओं को जो कि परिवार की धुरी हैं, उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य शिक्षा, इंटरनेट बैंकिंग, जर्नी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट सर्च इंजन, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया आदि की जानकारी बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल जीवन आसान बनता है बल्कि हम जागरूक बनकर अपने हितों और आवश्यकताओं आदि के बारे में सचेत बने रहते हैं। इसी मकसद से आज हम वीर नारियों और उनके परिवार को खास तौर पर स्मार्टफोन भेंट कर रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे आप उपयोग कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं को आईटीबीपी के ग्रीवेंस पोर्टल से सीधा जोड़ सकें। हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे सभी वीर नारियों को हम एक स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे और बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन हवा के माध्यम से सभी वीर नारियों को भेंट किए जाएंगे। हमें बल परिवार की वीर नारियों पर गर्व है। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम आज़ादी के महोत्सव की थीम पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, जो आज ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। इसका विषय देश में आज़ादी से लेकर आज तक महिलाओं के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। मुझे खुशी है कि हवा द्वारा देश के अन्य हिस्सों में भी बल परिवार के सहयोग से इसी प्रकार के समारोह और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। हवा द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 के दौरान कई कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग,
digital literacy, debates, play, medical camps and lectures related to women's health आदि के माध्यम से हमारे देश भर में हावा के कई जन जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन हुआ है। नारी के विकास के लिए जरूरी है कि हम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी से महिलाओं के विकास के लिए आगे आने में उनकी हर संभव सहायता करें। हावा बल परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। बल परिवार के बच्चों की शिक्षा और उनके कैरियर के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारी कोशिशों को सफलता मिली है, जिसका लाभ हमारे बल परिवारों को मिल रहा है। इसी प्रकार हमेशा देश और समाज की प्रगति के लिए कोशिश करते रहनी है। मैं हावा के सभी सदस्यों को कल्याण के कामों के लिए एक साथ मिलकर आपसी सहयोग से आगे बढ़ने का आह्वान करती हूँ। मुझे आशा है कि हावा समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए इसी भाव से सहयोग प्रदान करती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और अब मैं श्रीमती रितु अरोरा चेयरपर्सन हावा से आग्रह करता हूं कि वीर नारियों को सम्मानित करें। आप उनके मध्य में जाकर मैम स्वयं सभी वीर नारियों को सम्मानित कर रही हैं। हम लोग इस अवसर पर आज उन्हें एक शॉल और एक स्मार्टफोन भेंट कर रहे हैं। हमें उन पर गर्व है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। श्रीमती भगवती के बाद अब श्रीमती गुड्डी, श्रीमती सरिता यादव, श्रीमती सुमन लता, श्रीमती अनीता यादव, श्रीमती रानी, श्रीमती अंशु शर्मा, श्रीमती कैला देवी, श्रीमती तारा देवी, श्रीमती ईश्वर बाई, देश मेरा महान है, प्यार है, सम्मान है, वीर है, जवान है, शौर्य है, बलिदान है, कोटि कोटि प्रणाम है, देश मेरा महान है, देश मेरा महान है। हमें आप सभी पर गर्व है और हवा हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब इस कार्यक्रम में डिजिटल अवेयरनेस और कुछ आधारभूत जानकारियों के लिए एक ऑनलाइन जानकारी सत्र डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं। ये सत्र विशेष तौर पर हमारे परिवारों को डिजिटल क्रियाकलापों में जागरूक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
उपसेनानी आईटी मानवेंद्र यह प्रस्तुति देने जा रहे हैं। मानवेंद्र। डिजिटल साक्षरता व्यक्ति और समाजों की डिजिटल तकनीकी को समझने और सार्थक कार्य में इसका उपयोग करने की क्षमता है और हर परिवार में एक व्यक्ति को डिजिटल लिटरेट करना प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया सोच का एक अभिन्न हिस्सा है और इसी के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में इस डिजिटल साक्षरता अभियान को रखा गया है। प्रेजेंट प्रेजेंटेशन डिजिटल उपकरणों के संचालन से संबंधित है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट और आदि, और वे इंटरनेट और इंटरनेट के एप्लीकेशन का उपयोग कर संचार कर सकें। कंप्यूटर के मूल तत्व, पुर्जे और कार्य, उनके एप्लीकेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा और सूचनाओं के आदान प्रदान की बेसिस के तौर पे किया जाता है। कंप्यूटर के भाग ये दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है एंड देन आउटपुट उपकरण के बेसिस पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इनपुट में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट कीज़ का कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे उपकरण जिनका उपयोग डिस्प्ले के तौर पे होता है, प्रिंट के तौर पे होता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस। इंटरनेट का परिचय, इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट के विषय में हम कैसे जान सकते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है और कैसे हम इसका उपयोग इंटरनेट के संसाधन को पहचानना और सर्च इंजन के बेसिस पे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है और इसका उपयोग सर्च इंजन के तौर पे क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर्स का एक वैश्विक नेटवर्क है जो कि सभी पूरे इस संसार को, इस पूरे विश्व को जोड़ता है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी हम चेक कर सकते हैं, फ्रेशर्स naukri.com के थ्रू फाइंडिंग कर सकते हैं, हेल्थ की सर्विसेज चेक कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रैवल देख सकते हैं, किताबों के बेसिस पे कर सकते हैं, स्वास्थ्य, यात्रा एवं शॉपिंग इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। वेब एड्रेस जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं और गूगल पे और ब्राउज़र के बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हमें ऑनलाइन टिकटिंग करनी है तो हम रेल के माध्यम से IRCTC के थ्रू जाते हैं, जिसमें हम हर एक लोकेशंस पे ट्रैवल करने के लिए IRCTC करते हैं। गूगल सर्च कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करके किसी भी कंटेंट को स्वास्थ्य से संबंधित सर्च कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम आज यहाँ पे हैं और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ईमेल के माध्यम से यहाँ पे मैसेज टाइप करके इस वर्ल्ड में, संसार में कहीं भी दूसरी जगह मेल भेज सकते हैं विद इन एन सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जिस समय हमने भेजा उसी समय पहुँच जाएगा। तो ये बहुत ही त्वरित सेवा है इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के द्वारा। इसमें हम कंपोज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ईमेल के साथ डिफरेंट फाइल हम भेज सकते हैं, इमेज, वीडियो भेज सकते हैं। स्काइप का प्रयोग कर सकते हैं और हैंगआउट का, जिसके थ्रू हम सिक्योर बेसिस पे मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। आजकल के समय में हम व्हाट्सएप का बहुत इस्तेमाल करते हैं घर में, फैमिलीज में, चिल्ड्रंस के बीच में, और हम उस व्हाट्सएप का उपयोग भी इस डिजिटल अभियान के तहत यूज करते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक के माध्यम से इस सोसाइटी में जितनी भी तरह के इवेंट हैं, करंट चीज़ें चल रही हैं,
उसको हम समझ पाते हैं रजिस्टर करके, और जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं उसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। इसमें सामग्री को भी पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब, आजकल के समय में हमारे पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब के थ्रू हम डिफरेंट चैनल, आईटीबीपी का भी यूट्यूब है, हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब है जिस पे चैनल्स हैं, उस चैनल पे हम अपने लाइव प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं और उसके माध्यम से सभी सोसाइटी में एक सोशल साइट्स पे सभी को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही त्वरित सेवा है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं कि हम क्या क्या इसके बेसिस पे कार्य कर सकते हैं। व्हाट्सएप का परिचय, जैसा कि अभी व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं सभी जगह। ट्रेन टिकट को हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से। इसमें हम IRCTC का वेब ऐप हम डाउनलोड करेंगे। IRCTC का ऐप, इसमें माई प्लान में जाएंगे, टिकट बुक करेंगे और ये बहुत ही अच्छी सेवा है भारत सरकार की तरफ से। और इस ऐप के थ्रू हम ऑनलाइन एडवांस टिकट बुक करके कहीं भी ट्रेवल इंडिया में कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले हम फिजिकल मीडियम में बैंक में जाके करते थे, अब हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स है तो हम उसके थ्रू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, SBI का, PNB का, एक्सिस बैंक का, और उसके थ्रू हम उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे हूँ और मुझे कहीं पैसे का ट्रांजेक्शन करना है तो मोबाइल ऐप में हम डाउनलोड करेंगे, यूज़र रजिस्टर्ड ऑनलाइन सर्विस एक्टिवेट कराएंगे और उसके बेसिस पे हम अपने चिल्ड्रंस में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को हम पैसे का ट्रांजेक्शन त्वरित बेसिस पे कर सकते हैं जिसमें हमारा कोई टाइम लैग नहीं। इसमें कुछ खास बातें हैं जो कि फिशिंग और धोखाधड़ी में है। जैसे कि किसी भी प्रकार के पास हमारे पास मोबाइल है और वो उस अकाउंट से संबंधित है तो उसमें किसी भी प्रकार का OTP आता है या ईमेल आता है कि जिसमें ये बोला जाए कि हमें अपनी अकाउंट की डिटेल दीजिए, क्रेडेंशियल दीजिए, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड जो रजिस्टर्ड है दीजिए, तो वो हमको कभी भी नहीं देना है और उसको हमेशा संभाल के रखना है। सोशल मीडिया नेटवर्क प्रचलित वेब ब्राउज़र का हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। पासवर्ड जो हमारा होगा हम एंड टाइम 3 डेज में, 10 डेज में, 20 डेज में हम इसको चेंज करते रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तो इसी के साथ ही ये डिजिटल साक्षरता अभियान का जो एक जनरल ओवरव्यू है कि हम कैसे डिवाइस का इस्तेमाल करके अपनी डेली रूटीन में अपनी कामों को बहुत ही सजगता के साथ कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल क्रांति के इस दौर में स्मार्टफोन ही आपका, मैं कहूँगा, दैनंदिनी का बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं और साथ ही साथ ट्रैवल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। यही पर्पस है कि आज ये डिजिटल स्मार्टफोन हम लोगों ने अपनी वीर नारियों को भी दिए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी फील्ड की भी जो वीर नारियाँ हैं वे सभी इन मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग करेंगे और यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ेंगे। कार्यक्रम में हम अब आगे बढ़ेंगे और विशेष तौर पर हमने एक आज महिला सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। देश की स्वतंत्रता के बाद नारी सशक्तिकरण की दिशा में वैसे तो बहुत काम हुए, किंतु फिर भी कई बार यह बहस होती है कि क्या आज़ादी के आंदोलन में जो सक्रिय भागीदारी रही महिलाओं की, उसके बावजूद स्वतंत्र भारत में नारियों को यथोचित सम्मान मिला जिसकी वह अधिकारिणी है। इस विषय पर हावा ने बल परिवारों और हावा सदस्यों
के एक विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 41 प्रतियोगियों ने पहले राउंड में हिस्सा लिया। कल इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण में अंकों के आधार पर कुल 10 प्रतिभागियों का चयन आज के इस फाइनल राउंड के लिए किया गया है, जिसमें 5 पक्ष और 5 विपक्ष के वक्ता शामिल हैं। जो भी स्टेशन हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो 10 प्रतियोगी हैं वो कृपया जुड़ जाएं। आप सबों को एक बार जल्दी से मैं सारे नियम बता देना चाहूँगा। प्रत्येक वक्ता को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। समय समाप्त होने से 10 सेकंड पूर्व अलार्म रिंग बजाई जाएगी और दूसरे रिंग के अधिकतम 10 सेकंड के बाद सभी प्रतियोगी अपनी प्रस्तुति को विराम अवश्य दे दें। कृपया अपना लिखा हुआ वक्तव्य नहीं पढ़ें, बल्कि अपने विचार कैमरे को देखकर अपने शब्दों में रखें। हो सके तो खड़े होकर अपने विचार रखें। कृपया बहुत ज़्यादा काल्पनिक और कहानी आधारित तर्कों से बचें और मूल विषय पर ही बिंदुवार अपने तर्क रखें। कृपया भूमिका में सिर्फ अपना नाम और पक्ष या विपक्ष का जिक्र करें, जिससे आप प्राधिकृत समय का सदुपयोग अपने वक्तव्य में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। चेयरपर्सन हवा की अनुमति से हम यह वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस विषय के पक्ष में बोलेंगे आरटीसी शिवगंगई। क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज आपको सुनाई दे कुमारी रही है? कामना जयंत आरटीसी शिवगंगई से, ये डॉटर हैं श्री गिरीश बाबू एसी इंजीनियर की, हमारे परिवार की सदस्य। ये इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखेंगी। कुमारी कामना जयंत। गजरा गजरा और ये हार, तेरे आगे शीश नवाए संसार, तेरे साहस और शौर्य की युगों युगों तक बहती प्यार। सर्वप्रथम हवा की निर्णायक समिति को मेरा नमस्कार। आज मैं कामना जैन इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के पक्ष में अपना मत रखना चाहूँ। हम उस मिट्टी के वासी हैं जहां नारी को कभी कम नहीं समझा गया, ना ही कम आंका गया है। वह तब भी आगे थी, वह आज भी आगे है। आज मैं एक नारी आपके समक्ष खड़ी होकर अपना मत रख पा रही हूँ। यही है सम्मान, विचार और अभिव्यक्ति का सम्मान, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यदि मुझे बेड़ियों में बांधा गया होता तो क्या यह संभव हो पाता? पानी में बीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। अर्थात सम्मान रूपी पानी में रहने के बावजूद मीन नारी प्यासी है। ये कैसे संभव है? कैसे? मेरे स्मृति पटल पर इसका केवल एक ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, वह है जागरूकता का अभाव। आजादी से लेकर वर्तमान तक हमने नारी उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं। कभी हमने लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया, तो कहीं कि स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम। यही काफी नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में नारी के मातृत्व और उसकी प्रजनन क्षमता को सम्मान देने के लिए मैटरनल चाइल्ड केयर लीव में बढ़ोतरी की गई और समाज में मासिक धर्म को जो धब्बा माना जाता है उसके प्रति मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान किया गया। गुमनामी के अंधेरों में खो जाने वाली शोषित और अभिशप्त महिलाओं यानी कि वेश्यावृत्ति में सम्मिलित महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाने के लिए हमने सरकार ने प्रावधान किया है कि उनके आधार कार्ड का पता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो। ये नहीं है तो कैसा होता है यथोचित सम्मान? सतैया के दोहरे जो ना के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। हो सकता है आज ये प्रयास आपको देखने में बहुत छोटे या नाकाफी लग रहे हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभाव बहुत अधिक हो। नारी के सम्मान के उदाहरण इतने अधिक हैं कि उन्हें बयां करते करते समय सीमा कम पड़ जाएगी। इसलिए मैं उन्हें कुछ पंक्तियों में पिरोकर गागर सागर भरने का प्रयास करती। तो उस जग की नारी है ये विश्व तेरी फुलवारी है, तो उस जग की नारी है ये विश्व तेरी फुलवारी है, या कृष्णा तेरा भाई है। तू संस्कृति है, तू सभ्यता है, तू संस्कृति है, तू सभ्यता है। साथ में फेरे में पुरुष कहता है चल सके अब तेरी बारी है। तू लता कवि हर नाज, सुर कोकिला तो कभी विश्व सुंदरी का ताज है। तू लक्ष्य पांचवा सतत धारणीय विकास है, तू लक्ष्य पांचवा सतत धारणीय विकास है।
स्थायी कमीशन सेना है तो कभी किसी संग्रहालय और मंत्रालय की पहचान। तो उस जग की नारी है, तेरे आगे नतमस्तक दुनिया सारी है। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सरहद पर जलता हुआ सैनिक आश्वस्त है कि उसने अपने कुटुंब का दारोमदार उन सशक्त हाथों में दिया है और विश्वसनीय हाथों में दिया है कि उसे चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वह अब निस्संदेह निसंकोच भारत माँ की सेवा में जा सकता है। धन्यवाद कामना, धन्यवाद। जनक और अब हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, सर्वोपरि हो नारी सम्मान। धन्यवाद। थैंक यू। और अब 48th बटालियन आप हमको सुन पा रहे हैं? 48th बटालियन कटिहार, 48th बटालियन, 48th बटालियन कुमारी रितु वशिष्ठ, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास चलते हैं। हम दोबारा उनको आने के आप प्रयास करेंगे उन तक। श्रीमती प्रतिभा कुमावत, ITP एकेडमी मसूरी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी प्लीज सर। आदरणीय हवाध्यक्ष एवं सम्मानित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिभा कुमावत इस विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से ही नारियों को सम्मानित स्थान मिला है। मनुस्मृति में एक श्लोक भी है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमें नारी शक्ति के अनेक उदाहरण मिलेंगे, जैसे रजिया सुल्तान, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई। और इन वीरांगनाओं के यथोचित सम्मान के लिए आज इनके नाम पर कई विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल भी बनाए गए हैं और इनके बारे में आज किताबों में पढ़ाया भी जाता है। अभी वर्तमान में भी महिलाओं को गरिमा में व महिमा में स्थान प्राप्त है। वर्तमान में अभी हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश की 29 महिलाओं को देश नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पहले भी कई बार नारियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने के लिए अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा को तो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे साहित्य जगत हो, चाहे देश सेवा हो, विदेश सेवा हो, या फिर अन्य कोई भी, चाहे खेल का मैदान ही क्यों न हो, हर जगह महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। और ये सब तभी संभव हो पाया है जब उनको समाज, परिवार व सरकार की तरफ से यथोचित सम्मान व अधिकार मिला है। महिलाएं हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलता आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, संपत्ति का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, राजनीति में हो, हर जगह नारी के यथोचित सम्मान की बात कहूं तो मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि नारियों को सम्मान भी मिला है, समान अधिकार भी मिला है और उन्हें निरंतर प्रोत्साहन भी मिला है। इसका अच्छा उदाहरण हमारी हवा अध्यक्षा का ही ले लीजिए, जिन्होंने निरंतर कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। कई लोगों का ये मत है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा। मैं ये कह रही हूँ कि अधिकार ही नहीं मिलता तो आज हम सब इस मंच पर उपस्थित नहीं होते। मैं खुद भी एक नारी हूँ, मुझे मेरे माता पिता से ही नहीं अपितु मेरे पति से भी पूर्ण सहयोग मिला है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, और ये सब मेरे ही नहीं सभी की राय यही है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सदियों से महान रही है नारी, सदियों से महान रही है नारी, सदैव सर्वोच्च बनी रही है नारी, समाज के कल्याण का हिस्सा रही है नारी। अब अबला नहीं सबला है नारी, अब अबला नहीं सबला है नारी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा कुमावत। 45th बटालियन आप हमको सुन पा रहे हैं? मदुरई, 45th बटालियन मदुरई, श्रीमती ज्योति मार्कंडेय। यस सर। जी कुमारी Am I audible, sir? यस यस। साक्षी आप पक्ष में अपनी विचार रख सकती हैं। May I continue? हाँ साक्षी आप शुरू कर सकती हैं। सुप्रभात व हार्दिक अभिनंदन। सम्मानित विदुषी निर्णायक मंडल, सर्वप्रथम आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं ज्योति मार्कंडेय
अपनी उन पूर्ण वक्ताओं के बारे में जिन्होंने नारियों को यथोचित सम्मान मिला है, जिसकी वे अधिकारिणी है, के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। मैं विनम्रता के साथ अपने विचार सम्मानित जो निर्णायक मंडल है उनके समक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी और मैं पूर्णतः सकारात्मक हूं, लेकिन मैं ये मानती हूं कि नारी सम्मान, नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और ये सभी जो है हमारे समाज इसमें कुछ कदम ही चल पाया है, लेकिन मीलों का सफर आज भी बाकी है। यदि हम इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो वैदिक काल में ब्रह्मज्ञानी पुरुषों और ब्रह्मवादिनी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, अपितु उनको स्वतंत्रता थी, उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता हुआ, सती प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा हुई और बाल विवाह जैसी अनेकों अनेक कुरीतियां हैं, जिनके कारण समाज में नारी की जो स्थिति है उसमें लगातार गिरावट आती चली गई। आज हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि नारी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, लेकिन हमें जरूरत है, समाज ये पुरुष प्रधान समाज है, इसकी मानसिकता में, इसकी सोच में बदलाव लाने की। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम खाली यही किताबों में पढ़ते रह जाएंगे। समय अभाव के कारण मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है पितृसत्तात्मक समाज। जैसा कि हमारे समाज में स्त्रियों को प्रारंभ में बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रखा जाता है। आज भी हमारा समाज मानता है कि पुरुषों का निर्णय ही सर्वोपरि है। दूसरे बिंदु की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, शिक्षा का अधिकार। एक सर्वेक्षण के हिसाब से पुरुष साक्षरता जो है हमारे देश में 82% है और महिला साक्षरता है वो 65% है। इन आंकड़ों से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि देश के आज भी कई कोने ऐसे हैं जो नारी शिक्षा से अछूते हैं। तीसरा बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, वो है अवैतनिक श्रम से मुक्ति। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसके माध्यम से पता चला है कि 51% जो महिलाएं हैं उनके श्रम का वेतन नहीं मिलता है, जिसके अंतर्गत एक गृहिणी द्वारा किए गए कार्यों का तो उल्लेख ही नहीं किया जा सकता। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार की है। और चौथा बिंदु है हिंसा व दुर्व्यवहार या उत्पीड़न। आज हम अपने आसपास देखते हैं कि जो नारी है उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ, छेड़खानी हुआ, अनेक ऐसे दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण हम आसपास अपनी दिनचर्या में देख सकते हैं। क्या हम इसके लिए आंख मूंद सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। अंतिम बिंदु है विवाह का निर्णय। विवाह के निर्णय के लिए भी हम आज भले ही मान ले कि हम कितने ही आधुनिक हैं, लेकिन आज भी महिला जिस समस्या से जूझ रही है वो है विवाह का निर्णय लेना या तलाक का निर्णय लेना। अगर वो ऐसा कर भी लेती है तो समाज उसे हे की दृष्टि से देखता है। बड़ी विडंबना की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कन्या भ्रूण हत्या या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर उनको आह्वान करना पड़ रहा है। हमें महिला दिवस मनाना पड़ रहा है। क्या आवश्यकता है? मैं आपको यही प्रश्न के उसमें आपको ले जाना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी अपने वाक्यों को अल्प विराम देते हुए, सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं, वो इस प्रकार है कि योनि नहीं है हे नारी, योनि नहीं है हे नारी, वे भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे नर पर ना अवसित। अर्थात मैं मानती हूं कि धीरे धीरे ही सही मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है और नारी के सम्मान के लिए नर और नारी दोनों को आगे आना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। ये एक सृष्टि जो रचयिता है उसने एक नहीं दो के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली है। आपके अंत में यही प्रश्न के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सोच में बदलाव की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमती ज्योति। और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। 48th बटालियन कटिहार, आप सुन पा रहे हैं? 48th बटालियन। मैं मोनी मिश्रा।
मोनी मिश्रा, आप नहीं बोलेंगी, आपको फाइनल राउंड में नहीं आप क्वालिफाई कर पाई हैं। प्लीज़ आप अनम्यूट मत करिए, मत बोलिए। धन्यवाद। कुमारी रितु वशिष्ठ, आप सुन पा रही हैं? कुमारी साक्षी, 29th बटालियन जबलपुर। बटालियन जबलपुर। आईटीबीपी एकेडमी मसूरी, एक बार फिर आपके पास चलते हैं। श्रीमती संध्या तिवारी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर एकेडमी। जी, श्रीमती संध्या तिवारी जो इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रख रही हैं। श्रीमती संध्या तिवारी। आदरणीय हवाध्यक्ष एवं उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं संध्या तिवारी इस महत्वपूर्ण विषय के विपक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश ऋषि मुनियों की भूमि है, फिर भी यहाँ महिलाओं को वह सम्मान नहीं प्राप्त है जिनकी वे अधिकारिणी है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात महिलाओं को पशु के समान माना गया है, उन्हें प्रताड़ना का पात्र माना गया है। प्राचीन समय में ही सीता जी का हरण हुआ और अग्नि परीक्षा भी उन्हीं को देनी पड़ी। द्रौपदी जी को भरी सभा में असम्मानित होना पड़ा। यह परंपरा आज भी कायम है। इसका एक उदाहरण है निर्भया कांड, जिसे कुछ हीन मानसिकता वाले लोगों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी और असम्मानित होना पड़ा। हमारे यहाँ स्त्री को पूजनीय माना गया है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोख में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जिस कारण हमारे देश के कई राज्यों में लिंग अनुपात गड़बड़ाया है और यह महिला तस्करी का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। हमारे यहाँ लोगों की मान्यता है कि बेटे ही वंश को बढ़ाएंगे, लेकिन बेटियां भी तो पढ़ लिख के बेटों के बराबर हो रही हैं, परंतु वहां तक जाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी मूलभूत आवश्यकता पोषण खान पान में भी भेदभाव किया जाता है। हमारे यहाँ बाल विवाह पे रोकथाम है, फिर भी कई इलाकों में कई राज्यों में चोरी छिपे यह काम हो रहा है। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत से नियम और कानून लागू किए गए हैं, लेकिन ये कागजों में ही है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। दहेज निरोधक कानून, फिर भी लोगों को दहेज देना पड़ता है, ना देने पे महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है या विद्रोही बनकर फूलन देवी जैसी बन जाती हैं। हमारे यहाँ समान कार्य समान वेतन योजना है, फिर भी आप देखें तो बहुत सी जगह स्त्रियों के पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है। आरक्षण महिलाओं को ही क्यों है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाई जाती है, कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन महिला स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं, क्यों? हमारी धरती से लेकर अंतरिक्ष तक आप देखें तो महिलाओं का योगदान कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस सम्मान से वंचित क्यों हैं? मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं को सहयोग और सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना उन्हें मिलना चाहिए। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आसरा छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आतुर उड़ान में विघ्न न डालो। मैं एक स्त्री हूँ, मेरे सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में आप बाधा न बने, मुझे आप एक समान अवसर दें, सुविधाएं नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संध्या तिवारी। 1st बटालियन जोशीमठ, क्या आप सुन पा रहे हैं? 1st बटालियन जोशीमठ। 56th बटालियन विशाखापट्टनम। 56th बटालियन विशाखापट्टनम। बीटीसी भानु, बीटीसी क्या आप सुन पा रहे हैं? बीटीसी भानु। नहीं मैं शिखा तिवारी विषय के विपक्ष में अपने भाव प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे समाज में आजादी सिर्फ पुरुषों के बलिदान से नहीं आई है, महिलाओं ने भी कंधा से कंधा मिला करके उन्होंने अपना योगदान दिया है। यदि उनके नाम उठाए जाए, यदि उनके नाम लिए जाए तो बहुत कृपया शिखा तिवारी जी, श्रीमती शिखा तिवारी जी,
झंकारी बाई, रानी चेन्नम्मा, सारवती, मीना दास, मातंगी हजारा, उपरोक्त महिलाओं ने अपना योगदान कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से देश के लिए समर्पित होकर किया करते हुए किसान से का हुकूमत है वतन के लिए, काश का हुकूमत है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, या हमारा नमन है वतन के लिए, या हमारा नमन है वतन के लिए। महोदया, मैं ये कहना चाहूंगी कि वैदिक काल से लेकर आज आधुनिक काल तक हमारी महिलाओं का सिर्फ शोषण किया जा रहा है। एक तरफ महिलाओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो दूसरी तरफ उनको सेविका मानकर उनका शोषण किया जाता है। ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे महिलाओं को सिर्फ नारी को भोग्या के रूप में प्रयोग किया जाता है और संतान पैदा करने की मशीन के रूप में प्रयोग में लाई जाने लगी है। आज के युग में बड़े से बड़े पदों पर होने के बावजूद भी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। अरे जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, तू कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। यदि महोदया, मैं इतना कहना चाहूंगी कि दिल आज भी सिहर उठता है जब याद आता है दिल्ली का वो भयावह निर्भया कांड। दिल आज भी सिहर उठता है जब याद आता है हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका जी के साथ हुई बर्बरता, क्रूरता और हत्या। दिल आज भी सिहर उठता है जब हाथरस की एक बेटी के साथ इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या की गई, उसे जिंदा जलाया गया। मैं अपनी सम्मानित समाज से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं का यही सम्मान है? महिलाओं के उसी की अधिकारी है महिलाएं। बस मैं इतना ही अब कहना चाहूंगी कि तेरी मुख छाया में रह लिया बहुत, तेरी मुख छाया में रह लिया बहुत, अब तेरे क्रूरता और अत्याचार को सह लिया बहुत। अब न रुकूंगी, अब न डरूंगी, अब पीछे न हटूंगी, अब पीछे न हटूंगी, अब आगे बढ़कर अपने लिए लड़ूंगी, अब सिर्फ अपने लिए रहूंगी। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये कुरीतियां सिर्फ महिलाओं के लिए ही लाई गई है। आज ये महिला दिवस नहीं मनाना पड़ता यदि महिलाओं को उचित सम्मान मिला होता। अरे जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो ना भी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो ना भी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यदि महिलाओं को उचित सम्मान मिला, बराबरी का स्थान मिले, तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं। लेकिन यह पुरुष प्रधान देश आखिर क्यों है? महिला प्रधान देश क्यों नहीं है? यदि बराबरी का दर्जा महिलाओं को मिला गया है, तो ये पुरुष प्रधान देश बनकर क्यों रह गया है? मैं अपने सम्मानित समाज से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही अधिकारी है महिला? इसी बात के साथ मैं इसी बात के साथ अपने आप को ध्यान देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब बीटीसी भानु अगर लाइन पे है तो श्रीमती आरती पक्ष में अपने विचार रख सकती हैं। आप शुरू करिए श्रीमती आरती। मैं आरती, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु, सभी निर्णायक समिति को मेरा नमस्कार। नहीं लाल साधन दौलत की, नहीं हमें अपमान चाहिए, हम खुद में ही संपूर्ण जगत है, हमें बस सम्मान चाहिए, हमें बस सम्मान चाहिए। हम बात कर रहे हैं महिला के अधिकारों और उनको जो सम्मान मिला है उसके बारे में। मेरा मानना है कि धरती पर चलने से लेकर आसमान तक उड़ने तक ऐसा अधिकार नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, समानता का अधिकार, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार, मत डालने का अधिकार। महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में महिला और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में महिलाओं को और पुरुषों के लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत जो महिलाएं नौकरी के ऊपर कार्यरत हैं उनको मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है। हमारे समाज में दहेज को एक ऐसा कानून बनाया गया है जो दहेज मांग रहा है उनके खिलाफ दहेज निरोधक कानून बनाया गया है, जिसके कारण यह एक संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आजकल
महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है, वो उन्हें अपने पिता की पैतृक संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त है। इन महिलाओं का पति से तलाक हो जाता है, उनको सीआरपीसी की धारा 144 के तहत और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपना पालन पोषण के लिए वेतन भत्ते की मांग कर सकती हैं। और महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, अनेक अभियान जारी किए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। महिलाओं को अनेकों अधिकार प्राप्त किए गए हैं। महिलाओं को अपने हितों के प्रति और सम्मान के लिए जागरूक बनाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सरकार निःशुल्क टीकाकरण दे रही है और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन वाहन की भी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है। जो महिलाएं, वयस्क महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, वे कानून की धारणा को मद्देनजर रखते हुए बच्चा गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है। और अविवाहित महिला जिनके पुरुष विवाहित महिलाओं को बिना सहमति के उनके पुरुष जो है बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। महिलाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, वे अपनी मन मर्जी से शादी कर सकती हैं, चाहे वे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखती हो। महिलाओं को ऐसे अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं जिनके महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक होना चाहिए। उन्हें कोई और जागरूक नहीं करवाएगा। सरकार तो इतना कार्यक्रम चला रही है, फिर भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। आप कंक्लूड करिए, आपका समय पूरा हो चुका है, आपको दिया गया समय पूरा हो चुका है, बोर्ड ने आपको। कुमारी साक्षी, नारियों का इसके बल पर जग चलता है, आखिर पुरुष भी जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। नमस्कार सभी श्रोतागणों, मैं साक्षी आपके सामने आज अपने विषय के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, आज पहले के मुकाबले आज नारियों को हमारे देश में देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, हर क्षेत्र में मिली है। ये हमारी कुछ महिलाओं की वजह से हुआ है, ये उन्हीं की देन है। और आज हम 80% महिलाएं समाज में सर उठाकर चल रही हैं, ये भी उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। अगर बात विवाह की जाए तो पहले के समय में बच्चों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता था, लड़कियों का विवाह, जिससे कि बहुत कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इनको। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर 21 वर्ष से पहले इनका विवाह किया जाए तो कानूनी तौर पे इनके लिए कड़ी कार्यवाही की जाती है। इतना ही नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती। शिक्षा के दौर में भी पहले के समय में लड़कियों को मतलब उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती थी, उचित शिक्षा जिनकी वह अधिकारिणी है। लेकिन और ये इसीलिए नहीं हो पाता था क्योंकि समाज का मानना था कि अगर वह पढ़ लिख कर क्या करेंगी, घर से बाहर वो नौकरी करने के लिए उन्हें जाने नहीं देते थे और रहना उनको घर में ही था, संभालना घर ही था, तो इसमें शिक्षा की क्या आवश्यकता। परंतु आज उन्हीं लोगों की सोच, सबकी सोच बदल चुकी है। आज नारियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना की अधिकारी। क्या आपको भी लगता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो शकल ताड़ना की अधिकारी रह गई हैं? जी नहीं, आज नारियां जल से लेकर थल तक, थल से लेकर आसमान तक पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और सिर्फ चल ही नहीं रही हैं, उसमें सफलता भी हासिल कर रही हैं। अरे किसने कहा कि महिलाओं को समानता नहीं मिली है, सम्मान नहीं मिला है हमारे देश में? आप जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए।
आपको पता चलेगा कि पहले के दौर में और आज के दौर में कितना ज्यादा बदलाव आया है महिलाओं को लेकर। मैं किसी और का नहीं, मैं सबसे पहले आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगी। अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिला होता, स्वतंत्रता नहीं मिली होती, तो आज मैं आपके सामने बैठकर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर रही होती। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जी हाँ, नारियों को स्वतंत्रता मिली है जिसकी वह अधिकारिणी है। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी साक्षी, हमने आपके विचार सुने। और अब फर्स्ट बटालियन जोशीमठ, क्या आप सुन पा रहे हैं? फर्स्ट बटालियन जोशीमठ या 13th बटालियन सिक्किम, दोनों में से कोई सुन पा रहे हैं? हेलो सर, फर्स्ट बीएन जी, शुरू करिए नीतू। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशे फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, निर्णायक मंडल और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी सभी हिम्मत सदस्याएं, सर्वप्रथम मैं हेड कांस्टेबल एजुकेशन नीतू यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका के बाद नारियों को क्या वह यथोचित सम्मान मिला है जिसकी वह वास्तव में हकदारनी है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में नारी को पूज्य माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जो कुछ भी शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उन सब की कल्पना केवल नारी रूप में की जाती है। भगवान श्री राम से पहले माता सीता को व श्री कृष्ण से पहले राधा जी को याद किया जाना इस बात को का सूचक है कि नारी के महत्व को प्राचीन काल से ही समझा जाता है। जब महात्मा गांधी सन 1915 में भारत वापस आए तो कांग्रेस को एक आम लोगों का संगठन बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था, जिसमें देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का जुड़ना अनिवार्य था। उसी क्रम में महिलाओं की भागीदारी भी एक वहां मुख्य घटना थी। असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रतिमा बनाई, जिसमें भारत को मातृ रूप में ही प्रदर्शित किया। स्वतंत्रता के उपरांत से ही भारत ने प्रारंभ से ही महिला एवं पुरुष दोनों को ही सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दिया, जो कि किसी भी तथाकथित विकसित देश जैसे कि यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन भी बहुत बाद में कर पाया। दृष्टिकोण से यह एक अभूतपूर्व कदम था। भारत की अनेक महिलाओं ने संवैधानिक पदों को सुशोभित किया है, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मायावती, ममता बनर्जी, किरण बेदी इत्यादि। अपनी इसी बात को मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी। छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझे रोका है, छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझे रोका है, बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है, पर खोल के हो आजाद, पर खोल के हो आजाद, डरना अब आसमान से, कमर कस ले आज ही, लड़ना है अभी जहान से, ये बंदिशें ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएंगी, इरादों को शमशीर करके खुद ही टूट जाएंगी, सर झुके थे सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने, ये मजाल कब किसी में झुका दे तुझे अपनी शान में, तूने तो इतिहास रचा है, अब तक अपने काम से बनी है बनती रहेंगी गाथाएं तेरे नाम से, तू किसी से कम नहीं, आज बस ये जान ले, बहती धारा को मोड़ दे, अपनी ताकत को पहचान ले, अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया है। आज हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि घर की चार दीवारी से निकलकर नारी ने आसमान तक को छू लिया है। महारानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मानुषी छिल्लर जैसी बहुत सारी स्त्रियां समाज की अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नारियां कला, लेखन, राजनीतिक, प्रशासनिक सेवाओं आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील है। जो मेरे सहभागी ये कहते हैं कि नारी कमजोर है, उनको सम्मान नहीं मिला, वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, समाज पर सवाल उठाते हैं। और कंक्लूड करिए, आपका समय हो गया। थैंक यू सो मच।
और अब हम 13th बटालियन सिक्किम की तरफ चलते हैं। 13th बटालियन, अब हमको सुन पा रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड। 13वीं वाहिनी। आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रातः काल, जय हिंद। आदरणीय हवा अध्यक्ष महोदया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल उपस्थित निर्णायक समिति पर हवा सदस्याए, उपस्थित हवा सदस्याए एवं मेरे टीम वीरांगना साथियों, मैं पूजा क्षेत्रीय मुख्यालय गैंगटॉक के अधीन 13 वाहिनी भातु सिद्धू बल से आज के बार की बात प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि जो आज का विषय है कि आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद क्या नारियों को यथाचित सम्मान मिला है या नहीं, इसकी वो अधिकारिणी है। मैं इसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि पूर्व में मैंने चर्चा किया कि वो मातंगिनी हाजरा से लेकर असम की कनकलता बरुआ तक, भीमाबाई होल्कर से लेकर रानी गावड़ी तक, इन महान नारियों ने देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यदि आपका ध्यान मैं आज के समाज की बात करूं, जहाँ पे नारियों की स्थिति के बारे में चर्चा करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मेरे पक्ष के साथियों ने कहा कि नारियों को समानता का अधिकार मिला है। नारियों को कौन सी समानता का अधिकार मिला है? मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, 2021 की जनगणना के अनुसार पुरुष 42% साक्षर है, वहीं पे महिला मात्र 65% है। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करूं, वहां पर पुरुषों की साक्षरता दर 78% है, जबकि महिलाओं की मात्र 58% है। आज भी घरों में रात को 8 बजे के पहले लड़कियों को आना पड़ता है। माँ बाप हमेशा यह डर रहता है, माँ बाप के मन में यह डर रहता है कि कहीं मेरी लड़की रात को अगर घर से देर आती है तो उसके साथ कुछ दुष्कर्म ना हो जाए, हमेशा ये चिंतित रहते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारत एक समाज है जहाँ पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर नारियों को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है जो कि सुबह से लेकर रात तक घर संभालती है, फिर भी उन्हें कहा जाता है कि तुम कोई काम नहीं करते। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख शिशु हत्या की जाती है, जिसे गर्भपात कहा जाता है। आखिर ये क्यों होता है? क्यों, अगर हम नारियों को सम्मान दे रहे हैं तो आखिर ये दर बढ़ क्यों रहा है? इसे हमें बदलने की जरूरत है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी, समाज में नारियों को वो सम्मान नहीं मिला है जिसकी वो अधिकारिणी है। माँ बाप की बात करें तो माँ बाप के अगर 2 बच्चे हैं जिनमें लड़का और लड़की, तो उनमें से अगर किसी एक को पढ़ाना हो, एक को पढ़ाने के पैसे उनके पास होते हैं, तो वो लड़के को पढ़ाना प्रीफर करते हैं। वो कहते हैं कि लड़की को पढ़ाकर क्या हुआ, ये तो पढ़ाई घर जानी है। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लड़की को अगर विवाह कर दिया जाता है तो वो पढ़ाई घर चली जाती है, और कहा जाता है कि वो पढ़ाई घर से आई है। वास्तव में लड़की का घर कौन सा है, यह आज भी एक रहस्य है जिसे हमें समझना चाहिए। रात को अगर लड़का देर से घर आता है तो उसे कहते हैं कि ये देर से क्यों, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता, माँ बाप के द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जाता। धन्यवाद पूजा। 13th बटालियन, हमने आपको सुना। और अब 48 बटालियन से हमारे बीच कुमारी ऋतु वशिष्ठ अपने पॉइंट्स रख रही हैं। ये व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मैम जुड़ी हैं। वहीं रखिए, वहीं माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो।
आप बोलते रहो रितु, आप बोलते रहो, आप रुको मत, हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज आप अपनी आर्गुमेंट्स रखो जी। विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। आज भी क्यों हम अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? तो आज भी हमें बेटी बचाओ जैसे नारे लगाने पड़ रहे हैं? क्यों आज भी हमारा देश, आज भी हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज कहलाता है? ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब बदलाव हमें सोच में लाना है, क्योंकि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा, कुंदन सक्सेना का नाम भी सुना होगा क्योंकि उस पर फिल्म बनी है, लेकिन आपने शायद मीराबाई चानू का नाम नहीं सुना होगा, लवलीना बोरगोहेन का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि हम महिलाओं की उपलब्धियों पर इतना ध्यान देते ही नहीं है। हमारी मानसिकता ही ऐसी है। जब मैंने सबको सुना तो सब यही कह रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि महिलाएं बेशक हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन क्या उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में उतनी है जितनी होनी चाहिए? बात करें विश्व की संसद की, तो पिछले वर्ष के अनुसार पूरे विश्व में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 0.6% से बढ़ा है। लेकिन इसका कारण आप जानते हैं? कारण है कोटा प्रणाली। अगर कोटा प्रणाली ना होती तो क्या हमें यह बढ़ोतरी देखने को मिलती? तो हमारा उत्तर स्पष्ट होगा नहीं। बात करें भारत की, तो भारत के संसद में भी 10.5% ही प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। तो कहाँ है हम आगे? 2021 में ये देखा गया कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तो इसका कारण आप जान लीजिए। 1996 में लिंग जांच पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर ये प्रतिबंध ना होता तो क्या हमें यह बढ़ोतरी देखने को मिलती? अगर आज भी यह प्रतिबंध हटा दिया जाए तो हम महिलाओं की संख्या में गिरावट स्पष्ट देखेंगे। बात करें साक्षरता दर की, तो महिलाओं का साक्षरता दर 55% के करीब है। 100% क्यों नहीं? हम तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 100% क्यों नहीं? हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज क्यों कहलाता है? बच्चों के साथ पिता का नाम ही क्यों लगता है? जब जन्म माँ देती है तो बच्चों के साथ सिर्फ पिता का नाम क्यों? जब हमें स्वतंत्रता मिली तो सबका यही मानना था कि हम जैसे जैसे शिक्षित हो जाएंगे हम सभी प्रथाओं को खत्म कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा में बेटियों और बेटों में कितना भेदभाव होता है। प्रथा कितनी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दहेज वहाँ बहुत आम बात है। जिसकी जितनी अच्छी सरकारी नौकरी होती है उसे उतना अच्छा दहेज चाहिए होता है, और दहेज ना देने पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना की खबरें हम रोज सुनते हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो एक महिला को अब जाके अधिकार मिला है कि अपने माता पिता की संपत्ति की अधिकारिणी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता है अगर हम कुछ मांग देते हैं तो हमें समाज से बहिष्कृत किया जाता है। बात इतनी ही नहीं, अब मैं आपको ध्यान लेना चाहूंगी। स्वतंत्रता से पहले झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई जिसमें सारी महिलाएं थी और युद्ध के लिए नियुक्त की गई। लेकिन आज हम देखें तो हमारी आर्मी में, हमारी सेनाओं में क्या महिलाओं की नियुक्ति युद्ध के लिए होती है? नाम मात्र। और अगर हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन में इतनी भूमिका थी, आज हमारे साथ शारीरिक आधार पर यह भेदभाव क्यों? जब भारत माता के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं तो अपने ही देश में अपनी ही बहनों, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? धन्यवाद रितु, आप कंक्लूड करिए। औरतों का वर्णन सिर्फ नाम मात्र है, और वर्णन किया भी गया है तो उन्हें किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन। बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही एस्टीम्ड तरीके से सबने अपनी अपनी बात रखी। जोरदार तालियां सभी हमारे प्रतिभागियों के लिए। बहुत सारा अभिनंदन। बहुत टफ कंपटीशन था। कल भी हमारी जो ज्यूरी थी उन्होंने बहुत ही मैं कहूँगा हाई स्कोरिंग रहा बहुत लोगों का। उनमें से इन 10 लोगों का चयन किया गया था और आज सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया है। हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट इनका हमारे बीच होगा। हम अभी अनाउंसमेंट भी करेंगे। मैं इसमें सारी जो यूनिट हैं जिन्होंने इस वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय अध्यक्षा महोदय ने सभी वाहिनियों को साधुवाद दिया है और हमने आदरणीय महोदया की पहल से इन वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन के लिए आगे भी हमने फैसला किया है कि
सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार दिए जाएंगे और कैश पुरस्कार भी दिया जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में जब हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे पहली बार हो रहा है, मैं बोलूँगा कि हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जो हम दे रहे हैं उसमें हम लोग कैश रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये का पुरस्कार इस वाद विवाद प्रतियोगिता में दोनों ही श्रेणियों को दिया जाएगा। जितनी देर में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है हम बताना चाहेंगे, हिमवीर वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने बहुत सारी अपनी कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी हैं। पिछले कुछ दिनों में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले दिवंगत कार्मिकों के बच्चे एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये लड़कों के लिए 10,000 रुपये और लड़कियों के लिए 11,000 रुपये की छात्रवृत्ति हिमवीर वाइफ्स कल्याण निधि से दी जाती है। इसमें आप अगर मेडिकल कॉलेज संस्थान सरकारी में प्रवेश हेतु जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हैं या लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, उसके लिए यह राशि देय है। साथ ही दिवंगत कार्मिकों के विकलांग बच्चों को उनका जीवन सुगम बनाने के लिए उपकरण को क्रय करने के लिए एकमुश्त धनराशि 10,000 रुपये दी जाती है। उपयुक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन हिमवीर वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को 22वीं वाहिनी के इनके जो पता है हेडक्वार्टर का टिगड़ी कैंप नई दिल्ली, उस पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। ये योजनाएं 2017-18 से लगातार जारी हैं। साथ ही बल में कई सारे अन्य भी हमारे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आर्थिक सहायता योजना है। 2020 में हमने आरंभ की थी, जो कि बल के सेवारत अराजपत्रित अधिकारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए हवा स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। हवा प्रेसिडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर डिसेबल्ड वार्ड्स ऑफ आईटीबीपी पर्सनल। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष रुपये 5,000 की धनराशि केंद्रीय हवा द्वारा प्रदान की जाती है। इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। यह योजना केवल सेवारत अधीनस्थ अधिकारियों और उनके कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों के लिए है। दिव्यांग बच्चों को प्रतिवर्ष यह धनराशि तब तक दी जाएगी जब तक दिव्यांग बच्चे माता पिता बल में सेवारत हैं अथवा जब तक यह बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। इसके लिए लाभार्थियों को 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण पत्र को देना अनिवार्य है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधित वाहिनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। बल की वीर नारियों को भी हवा ने समय समय पर सम्मानित करने का अपना इनका दायित्व के तौर पर इसको निभाया है और वीर नारियों को उनके गृह निवास पर हमारे बल के प्रतिनिधि और हवा के प्रतिनिधि जाकर सम्मानित करते रहे हैं। अध्यक्षा हवा की पहल पर अभी कई सारे कार्यक्रम आने वाले समय में भी शुरू होने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से बल परिवार को के कल्याण में हमें लगता है कि जो हमारा कार्य है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम गति उसको दे पाएंगे। कुछ ही क्षणों में हम इसका रिजल्ट आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। ये भी बताना चाहूँगा जितने भी प्रतिभागी हैं उनको अध्यक्षा हवा की तरफ से एक विशेष प्रमाण पत्र भागीदारी का इसमें दिया जाएगा, जो आपकी वाहिनियों को हवा यथाशीघ्र भिजवा देगी और जो भी कैश रिवॉर्ड्स हैं वो भी आप लोगों को भिजवा दिया जाएगा। जो स्मार्टफोन्स का हमने कार्यक्रम शुरू किया है देने का, भेंट करने का, उसे सभी फ्रंटियर्स और सेक्टर के लेवल पर अध्यक्षा महोदया के दिशा निर्देशानुसार हम लोग सभी फॉर्मेशंस तक लेके जाएंगे और जितने भी वीर नारियां हमारी उन सब तक इन स्मार्टफोन्स का भी वितरण किया जाएगा। और ये हमारे लिए, हमारे बल के लिए और सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी के लिए अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये विशेष कार्यक्रम जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में आयोजित किया गया था, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा कार्यक्रम और इसके साथ साथ लगे हुए जो कार्यक्रम रहे, जिसमें हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव और इसके सीरीज़ में अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखलाएँ आयोजित की हैं। आज बल मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से हम यह आशा करते हैं कि इन कार्यक्रमों से न सिर्फ हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, बल्कि देश आज़ादी के बाद भी सुरक्षा बलों ने जो योगदान दिया है देश की आज़ादी में, अलग अलग अवसरों पर जो शहादतें दी हैं,
देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, साथ ही साथ विषम परिस्थितियों में जो हमारे जवान रहे हैं, उन सबों को आज हम नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। और एक भावना है, एक हमारा समर्पण है उनके लिए, जिसे हम हमेशा याद रखते हैं, हमें उन पर गर्व है। और अब निर्णयों की बारी है। सभी को हम अब निर्णय बताना चाहेंगे अध्यक्ष हवा की अनुमति से। जो पक्ष में तर्क रखे गए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 41 प्रतिभागी थे, जिसमें से 10 का चयन हुआ था आज, और उन सब ने आज अपने वक्तव्य रखे हैं कि क्या स्वतंत्र भारत में आज़ादी के आंदोलन के बाद सक्रिय भागीदारी के बावजूद क्या नारियों को वो यथोचित सम्मान मिला जिसकी वे अधिकारिणी हैं। जो पक्ष में प्रथम 3 प्रतिभागी हैं, तीसरे स्थान पर हैं हेड कांस्टेबल ESC नीतू यादव, 1st बटालियन। कृपया तालियों से स्वागत कीजिए। 2000 रुपए का पुरस्कार हवा की ओर से। द्वितीय स्थान पर हैं श्रीमती प्रतिभा कुमावत, ITBP एकेडमी। जोरदार तालियां इनके लिए। 3000 रुपए का पुरस्कार। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी साक्षी, 29 बटालियन, डॉटर ऑफ हेड कांस्टेबल संजय झा। इनको 5000 रुपए का कैश रिवॉर्ड अध्यक्ष हवा की तरफ से दिया जाएगा। जो विपक्ष में जो वक्ता थे, उनमें जो प्रथम 3 हैं उनके बारे में बताऊंगा। तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती ज्योति मार्कंडे, 45th बटालियन, 2000 रुपए का पुरस्कार। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती संध्या तिवारी, वाइफ ऑफ इंस्पेक्टर GD संदीप तिवारी, ITP एकेडमी, 3000 रुपए का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी रितु वशिष्ठ, डॉटर ऑफ SI टेलीकॉम मंगलनाथ, 48th बटालियन, 5000 रुपए का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि बाकी भी जो प्रतिभागी हैं जो विजयी नहीं रहे हैं, उनको बहुत सारा अप्रिसिएशन है। सबके तर्क बहुत अच्छे थे। विनर्स को निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद है। और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं पार्टिसिपेशंस के, वो आपको भेज दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैम हम लोग इस कार्यक्रम को अब की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग मैम सूक्ष्म जलपान के लिए जाएंगे और फिर एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।